उर्दू कवियों की संख्या सर्वाधिक रखी। इसको मान्यता क्यों नहीं दी गई थी? मान्यता न देने का कारण क्या था कि गासा दत्तासी की पुस्तक को मान्यता नहीं दिया गया। मान्यता न देने का कारण, मुख्य कारण मान्यता न देने का इसका था कि इसकी जो पुस्तक थी वो वर्णनानुक्रम पद्धति पे थी। वर्णनानुक्रम पद्धति समझते हैं? अल्फाबेटिकल, ठीक है। इसकी पुस्तक क्या थी? अल्फाबेटिकल पद्धति पे थी, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी। अब दिक्कत क्या होती थी कि अगर कोई राइटर, कोई लेखक जिसका नाम ए से है और वो राइटर सबसे अंतिम है, फिर भी वो कहां आ जाएगा? सबसे ऊपर। अगर किसी राइटर का नाम हमारा टी से है और वो राइटर क्या किया है कि सबसे पहले में लिखा है, तो राइटर कहां चला आएगा? लगभग नीचे चला आएगा। और दिक्कत इसकी थी। इस दिक्कत के चलते इसकी पुस्तक को मान्यता नहीं दी गई। पहली मान्यता न देने का कारण क्या था कि उर्दू साहित्यकारों को अधिक स्थान देना। तुम बात कर रहे हो हिंदी की और स्थान किसको दे रहे हो? उर्दू साहित्यकार को। दूसरा मान्यता न देने का कारण क्या था कि वर्णानुक्रम पद्धति में लिखना। तीसरी बात इसकी फंस गई कि भाषा इसने कौन सा लिखा? फ्रेंच भाषा में लिख दिया। कहा कि नहीं, ये मान्यता नहीं दी जाएगी। अब इसी की कॉपी करते हैं। भारत वाले नकल में तेज है ना? भारत वाले नकल में इसी की कॉपी करेंगे। एक आ जाएंगे ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। अब कॉपी करेंगे, कहेंगे कि जब फ्रेंच वाला भारत का इतिहास लिख सकता है तो हम क्यों नहीं लिखेंगे? लिखो, पर अपने मन से लिखो ना। गलती इन्होंने क्या किया, इतिहास लिखा इन्होंने और 1883 में इनकी पुस्तक आती है और पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। ठाकुर शिव सिंह सेंगर की पुस्तक आती है जिस पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। इस पुस्तक में इन्होंने इतिहास तो लिखा और लगभग इन्होंने 1000 कवियों को स्थान दिया। अरे ना, लगभग 1000 कवियों को, यानी कुल 1003 कवियों को स्थान दिए। परंतु इन्होंने भी जो पद्धति अपनाई वो पद्धति भी क्या थी? वर्णानुक्रम थी। इनकी पद्धति भी वर्णानुक्रम थी। अरे वो तो फ्रेंच वाला था, उसको तो अंग्रेजी आ रही थी, वो तो वर्णानुक्रम अपनाया तो समझ में आता है। आपने क्यों अपनाया? पर नकल किए और नकल करने में ये फंस गए, इसलिए इनकी पुस्तक को भी मान्यता नहीं दी गई। अब इनके बाद 1888 में आते हैं कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। 1888 में एक व्यक्ति आएगा जिस व्यक्ति का नाम होगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब देखिए, ये व्यक्ति थोड़ा सा चालाक है, अंग्रेजी शुरू से चालाक रहे हैं, इंग्लैंड का रहने वाला है। ये चालाक है। चालाक इस कदर है कि इसने देखा कि दो पुस्तकें विफल क्यों हुई। दोनों पुस्तकों के विफल होने का कारण था एक तो वर्णानुक्रम पद्धति में रचना होना, दूसरी दोनों पुस्तकें ने रचनाएं तो कर दी पर किसी ने ये नहीं बताया कि पुस्तकों का कालक्रम क्या होगा, पुस्तकें कब से रचनी शुरू होंगी और किस समय में कौन सी पुस्तक रची जाएगी। कब पुस्तक वीर गाथा काल की आएगी, कब पुस्तक सिद्ध साहित्यों की आएगी, कब पुस्तक भक्ति काल से संबंधित होगा, कब राम को देवता माना जाएगा, कब कृष्ण को देवता माना जाएगा। इसने क्या किया कि बंटवारा कर दिया और पहली बार कालखंड बांटने वाला कोई साहित्यकार आता है तो जॉर्ज ग्रियर्सन। अब आपको दो नाम याद रखने हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला कवि साहित्यकार गासा दत्तासी और कालखंड का बंटवारा करने वाला पहला व्यक्ति जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। और जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। कब? 1888 में। 1888 में क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। जब ये बंटवारा कर दिया तो मुख्यतः इसने 4 भागों में बांटा। 4 भागों में कालखंड को बांटा। 4 भागों में बांटने का कारण क्या था? इसने कहा कि पहला क्या होगा हमारा? चारण। चारण काल, यानी चारण काल में उन कवियों को स्थान दिया जाएगा जो किसी न किसी राजा के दरबारी होंगे। चारण मतलब बताया था ना, दास। चारण कहां से होता है? दास यानी नौकर। तो जो कवि किसी राजा के अंडर में रह के लिखेगा
वो दासी नौकर कहा जाएगा। तो पहले वाले भाग में इसने सारे उन कवियों को स्थान दे दिया जो किसी न किसी राजा के अंडर में, किसी न किसी दरबारी के अंडर में, सामंत के अंडर में रह के लिखते थे। और ऐसे कवि जो सामंतों के यहाँ, बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ जाके उनकी गाथाएं गाते थे और गाथाएं गाकर रुपया लेके निकल लेते थे। तो अब ऐसा कवि जो चारण काल का कवि होगा, क्या ये किसी का वास्तविक इतिहास लिख पाएगा? कभी नहीं लिखेगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कितनी भी बुराई होगी, किसी राजा के अंदर कितनी भी बुराई होगी, ये जब भी जाएगा तो उनकी अच्छाई गाएगा ना, क्योंकि इसको पैसा चाहिए, इसको धन चाहिए। अगर ये बुराई गाने लगे, क्या कह रहा, हम सच्चाई गाने लगेगा, कहे कि नहीं राजा आपके अंदर ये अच्छाई है, बुराई है, राजा हमारे दरबार से निकाल देगा। तो चारण काल की जितनी रचनाएं हुई, उन रचनाओं को बाद के साहित्यकारों ने काल्पनिक माना। चाहे वो ऐतिहासिक ग्रंथ ही क्यों न रचे गए हों, उन सारी रचनाओं को काल्पनिक माना गया, क्योंकि उनमें सच्चाई का अभाव था। इसी कारण पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद्रबरदाई ने लिखा है, वो भी पूर्ण रूप से काल्पनिक माना जाता है। चार कालखंड बनता, पहला चारण, दूसरा धार्मिक काल। अब धार्मिक काल में चाहे राम वाला हो, चाहे श्री कृष्ण वाला हो, चाहे सूफी वाला हो, चाहे मुगल काल का हो, जितने भी धार्मिक कवि थे सबको उसने एक जगह इकट्ठा कर दिया। तीसरा कालखंड बांटा इसने प्रेम काल। अब प्रेम काल ऐसा थोड़ा था कि एक समय आया कि नहीं नहीं ये वाला कालखंड चारण वाला है, ये धार्मिक वाला है, ये वाला समय खाली प्रेम काल का रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसने खाली कवियों को अलग अलग किया कि अब जितने भी कवि किसी भी कालखंड में प्रेम के रूप में साहित्य को लिखे हैं, सारे साहित्य को क्या कर दो, एक जगह इकट्ठा कर दो, एक जगह इकट्ठा कर दो उनको। ये क्या कहलाया हमारा प्रेम काल, ठीक। और लास्ट वाला हो गया हमारा दरबारी काल। अब दरबारी काल के जो रचनाकार थे, अब देखिए चारण और दरबारी में अंतर क्या है, समझिए। चारण जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ राजा की बड़ाई लिखेगा, जबकि दरबारी काल के जो कवि होंगे ये अनुवादक होंगे। राजा के बारे में ज्यादा नहीं लिखते, अनुवादक, ये महाभारत का अनुवाद करेंगे, रामायण का अनुवाद